हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10 का चैप्टर है फिजिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। और क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लेंगे। इसी में क्या पढ़ लेंगे? चार्ज। चार्ज को क्यू से दिखाते हैं तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी को हम लोग बोलेंगे वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको? वोल्टेज। और इसी में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टर्स के बारे में। इसके बारे में रेजिस्टर्स। और रेजिस्टर्स जो होता है इसको दो कनेक्शन है इसका, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके में सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन। फोर्थ टॉपिक जो है रेजिस्टर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे जो होता है R बराबर रो, इसको रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो L बाई ए। रो L बाई ए। इस चैप्टर में हम लोग इसमें ये टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद का टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कौन सा टॉपिक? कितना नंबर का टॉपिक है? 5वां। नेक्स्ट जो टॉपिक है 5th नंबर टॉपिक वो है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो होता है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। और इसमें क्या है? V जो है ये है पोटेंशियल। क्या है? तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई जो है, आई किसका सिंबल है? आई किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक करेंट का। इलेक्ट्रिक करेंट। और आर रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। आर है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। ओम्स लॉ से ये ग्राफ बनता है। क्या बनता है? इस तरह का ग्राफ पढ़ेंगे। किस तरह का? इस तरह का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ के बीच में क्या पढ़ेंगे? ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक 6 नंबर जो टॉपिक है
ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर देखो करंट बहुत देर तक जा रहा है, करंट बहुत देर तक जा रहा है तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। इसका हम लोग इसका एप्लीकेशन भी है, क्या है एप्लीकेशन, मतलब हीटिंग इफेक्ट। जैसे कभी देखा होगा तुम लोग कि इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से इमर्जन रॉड रहता है, उससे हम लोग पानी गर्म करते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या ये एप्लीकेशन यूज है, हीटिंग इफेक्ट का। हम लोग क्लॉथ को आयरन करते हैं ना, तो गर्म होता है वो, वहाँ क्या यूज हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मनीष, इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। 8 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रिक पावर। इसमें हम लोग 4 फॉर्मूला पढ़ेंगे। कितना फॉर्मूला, इसमें 4 फॉर्मूला पढ़ेंगे। कितना फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला। तो इतना सारा टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। और इसमें थोड़ा सा एक और देख लेंगे, सर्किट डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे सर्किट क्या होता है, फिर समझेंगे सर्किट डायग्राम। और तो एक स्पेशल टॉपिक लिख लो, सर्किट डायग्राम और सबका सिंबल्स। जैसे कोई भी कंपोनेंट है, रजिस्टर है, ठीक है, बल्ब है, तो सब जगह बल्ब तो बना नहीं सकते। रजिस्टर है, जैसे बल्ब है, फैन है, फैन बना नहीं सकते। तो सबके लिए सिंबल यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, सिंबल। और एक बात ये समझ लेना कि जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो फैन बना नहीं सकते, ठीक है। तो सभी की जगह रजिस्टर से रिप्लेस करके दिखाएंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे बल्ब है, बल्ब बनाना नहीं, वहाँ रजिस्टर दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, फैन दिखाना है, रजिस्टर दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें सिंबल्स पढ़ेंगे सबका। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, स्विच, ये सब के बारे में। तो हम लोग अब इंट्रोडक्शन ये ख़त्म होता है, अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करें। उससे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कोई भी कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होता है, कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये क्या है, ये कंडक्टर है, ये क्या है, ये क्या है, कंडक्टर। और ये जो बना, कोई भी कंडक्टर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में। तो ये क्या हो, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको ए से दिखाया जाता है, किससे, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस कंडक्टर में क्या होगा, क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। इसके में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है,
चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज है, इसको Q से दिखाएंगे। किस चीज़ से दिखाएंगे? Q से। चार्ज को Q से दिखाते हैं। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी एटम में वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते रहता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इस कंडक्टर को अगर वोल्टेज सप्लाई कर दें, यानी पोटेंशियल, क्या सप्लाई कर दें? पोटेंशियल, जिसको V से दिखाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर देखते हैं हम लोग, जैसे ये कोई टैंक है, क्या है ये? टैंक है, ठीक है। क्या है? टैंक से पानी आ रहा है। टैंक से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। टैंक से क्या आ रहा है? पानी। और देखना, कोई भी टैंक होता है ना, उसको हाइट पे रखते हैं। क्या रखते हैं? कुछ हाइट पे रखा जाता है। थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट रहता है ना, हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें क्या रखते हैं? जो वाटर का बनाया जाता है, डैम वगैरह, उसको हाइट पे बनाया जाता है ताकि ज़्यादा प्रेशर मिल सके। क्या मिले? प्रेशर। हाइट से गिरेगा ना तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? तो प्रेशर बनने से इसमें पानी फ्लो करेगा तेज़ी से। क्या फ्लो करेगा? वाटर तेज़ी से। और जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना तेज़ी से पानी फ्लो करेगा। तो हम लोग वही देखते हैं, जो कंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज या पोटेंशियल प्रेशर देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है? प्रेशर। और प्रेशर देने से, जैसे यहाँ पानी फ्लो कर रहा था, क्या फ्लो कर रहा था? पानी। उसी तरह यहाँ प्रेशर देने से, यानी वोल्टेज क्या दे रहा है? यहाँ एक तरह का प्रेशर दे रहा है। और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो है पानी। क्या है? पानी है। मैं पानी हो गई ना रे बच्चा। तो वोल्टेज देने से क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। वोल्टेज देने से करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे देखना करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अरे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएगा, ठीक है। का जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका डिफिनेशन बनता है। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पास हुआ पर यूनिट टाइम में। जैसे इसको लिखते हैं I बराबर Q/T। I बराबर पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हुआ कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सिंपल अगर बोला जाए बच्चा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा? करंट कंस्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा? करंट कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग करंट का डिफिनेशन लिखते हैं। चार्ज का यूनिट को क्या बोलते हैं? हाँ अभी बताएंगे, डिफिनेशन बताएंगे, उसमें बताएंगे। अभी हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इसको लिखते हैं ऐसे। I मतलब करंट, I किसका सिंबल है? करंट का। Q किसका है? चार्ज का। और T किसका है? टाइम का। तो I बराबर Q/T। और इसको अगर T मल्टीप्लाई कर दें
तो क्या होगा, Q बराबर IT। इसको याद रखने के लिए क्या बोलोगे, क्यों आई थी, समझे। अब सबका यूनिट लिखो, यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट। ये सब क्या है, सिंबल है, क्या है, क्यू यानी चार्ज का सिंबल है। क्यू किसका सिंबल है, चार्ज का। आई किसका, आई किसका, करेंट का। टी टाइम का। और इन लोगों का यूनिट, यूनिट मतलब मान लेते हैं पवन है 60 kg, कितना है 60 kg, 60 kg। kg क्या है, यूनिट है, क्या हुआ, kg। उसी से पता चल रहा है कि इसका मास के बारे में बात किए हैं। तो हम लोग को अगर दे दे कूलम, क्या दे दे, कूलम। हाँ बोलो, मास मतलब जो हमारा जिस शरीर में क्या कंटेंट है, मैटर कितना मैटर है, तो मास सब जगह सेम रहेगा। लेकिन वेट जो होता है, वेट एक तरह का फोर्स है जो जी पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्लास 9 का टॉपिक है ग्रेविटेशन का। तो वो जी पे डिपेंड करता है, किस पे, जी पे। और जी हर जगह सेम नहीं होता है, सेंटर में कुछ होता है, पोल पे कुछ होता है, इक्वेटर पे कुछ होता है। उसके वजह से जो वेट है, वेट बराबर लिखते हैं mg। और ये जी तो चेंज हो रहा है, इक्वेटर पे कुछ है और पोल पे कुछ है, तो वेट चेंज हो जाएगा। लेकिन मास हमारे शरीर में कितना है, बोन्स है, कितना मसल्स है, कहीं पे लेके जाओ सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी कि घर जाएंगे तो आधा किलो कम हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मास सब जगह सेम रहेगा, ठीक है। चलो अभी जो पढ़ रहे थे उसको देखो। तो चार्ज, चार्ज का जो यूनिट है, ये क्या है, यूनिट। यूनिट से पता चल रहा है कि किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। करेंट, करेंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और टाइम का यूनिट सेकेंड, टाइम का यूनिट। चलो कुछ लिखना है तो लिख लो। हम लोग पढ़ेंगे 1 एम्पियर क्या होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू, यहाँ पे आई, क्यू टी कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे। अब सभी का हम लोग यूनिट पुट करेंगे। करंट के जगह इसका एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर लिख देते हैं। चार्ज है यानी 1 कूलम, टाइम है 1 सेकेंड। अब इससे समझो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये वोल्टेज, क्रॉस सेक्शन एरिया वोल्टेज। तो 1 एम्पियर तब बोलेंगे, 1 एम्पियर करेंट, 1 एम्पियर करेंट तब होगा जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज क्रॉस सेक्शन से फ्लो करेगा। रटना नहीं है, इस फॉर्मूला से निकालना है कि करेंट कितना है, 1 एम्पियर तब बोलेंगे जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, when 1 coulomb of charge flowing through cross section of the conductor in 1 second, then we can say that the current is 1 ampere, current is 1 ampere। इसका डिफिनेशन लिख दें, लिख लोगे, लिख लेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बहुत अच्छे से सुनना है, इसको बहुत अच्छे से सुनना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज होता है। अगर करंट को मेजर करना है तो इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है आमीटर। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है, यहीं पे बता दें कि आमीटर, अभी सर्किट के बारे में बताया नहीं है। आमीटर कैसे कनेक्शन करते हैं, सीरीज में करते हैं कि पैरेलल में करते हैं, सीख लो, ठीक है। सीरीज में करते हैं कि पैरेलल में करते हैं। बहुत कोई को पता होता है कि सीरीज में करते हैं या पैरेलल में करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये पता नहीं होता। क्यों करते हैं ये पता नहीं होता। आज पता चलेगा कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं
ये पैरेलल में। अगर सीरीज में लगा दें तो क्या फ़ायदा है, या पैरेलल में लगा दें तो क्या नुकसान है, आए समझ में? अभी हम लोग समझेंगे। इसी को समझ लेते हैं पहले कि एमीटर को इतना जानना है कि एमीटर को सीरीज में करते हैं, लेकिन अगर पैरेलल में कर दिए गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया तो क्या दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एमीटर ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। तो सीरीज समझ लेना थोड़ा सा, अभी ज़्यादा बताए नहीं है सीरीज में, तो थोड़ा सा समझना है कि जैसे ये सर्किट लगा हुआ, क्या लगा है, सर्किट में कंपोनेंट लगा है और यहाँ से वोल्टेज दिए हैं, ये करंट फ्लो कर रहा है। तो थोड़ा सा भी बताते हैं सीरीज में क्या होता है। सीरीज में क्या होगा, सभी के पास सेम करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है। अभी इतना ही बताते हैं, फिर इस टॉपिक को जहाँ पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। यही करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, यही करंट यहाँ कर रहा है, यही करंट यहाँ कर रहा है। तो हम लोग अगर करंट को मेजर करना है तो एमीटर को अगर सीरीज में लगा देंगे तो जो करंट फ्लो कर रहा है पूरा में पता चल जाएगा कि नहीं, समझ लो। यहाँ से करंट मेजर करते हैं, मान लो यहाँ लगा दिए एमीटर, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए या यहाँ लगा दिए, तो सेम करंट तो जा रहा है, सेम करंट तो जा रहा है। और इसी में तो हम लोग को करंट मेजर करना है, तो सही सही बताएगा ना, सही सही बताएगा, सही सही बताएगा। बोलो, पैरेलल में क्यों नहीं लगा? हाँ वही बता रहे हैं, अभी वही बता रहे हैं, पैरेलल में क्यों नहीं लगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो पैरेलल में क्यों नहीं लगाते हैं। अब एक बहुत अच्छा चीज़ है जो तुम लोग के लेवल के लिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सुनना चाहिए। एमीटर के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है, अपना एक, और वो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस उसका अपना होता है, मतलब बोलते हैं हम लोग लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, और वेरी लो यानी जीरो भी बोल सकते हैं। लड्डू कितना रेजिस्टेंस, अगर आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, रेजिस्टेंस तो रुकावट देता है, लेकिन रेजिस्टेंस का उसका वैल्यू कम है एमीटर का। एमीटर का अपना रेजिस्टेंस जो है बहुत कम है, तो कुछ फर्क डालेगा सीरीज में। रेजिस्टेंस उसका कम है, रेजिस्टेंस उसका कम है, तो फर्क नहीं डालेगा, कुछ नहीं डालेगा, तो सही सही मेजर कर देगा, सही सही मेजर कर देगा जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ऐसा समझ में। चलो अब हम लोग देखेंगे पैरेलल में अगर कर दें तो क्या दिक्कत होगा, पैरेलल में कर दें तो क्या दिक्कत होता है, ठीक है। देखो एक पैरेलल सर्किट बनाते हैं। अब इतना जानना है, पैरेलल में यहाँ से जो करंट जा रहा है इसमें अलग जाएगा करंट, करंट बढ़ जाता है। क्या होता है, पैरेलल में करंट अलग अलग चल जाता है, I1 I2 I3, ठीक है, अलग अलग करंट चल जाएगा। अब मान लो हम लोग गलती से मिस्टेक कर दी कि एमीटर को पैरेलल में लगा दिए, एमीटर को पैरेलल में लगा दिए, तो क्या दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा, ठीक है। मान लो पैरेलल में लगा दिए ऐसे, कैसे लगता है, यहाँ लगा दिए एमीटर, कहाँ लगा दिए, वैसे पैरेलल में वोल्ट मीटर लगता है। पैरेलल में क्या लगता है, वोल्ट मीटर, यानी वोल्टेज नापने के लिए, पोटेंशियल नापने के लिए। मान लो इसको पैरेलल में लगा दिए तो क्या दिक्कत होगा। देखो इसका रेजिस्टेंस बहुत लो है, क्या है, लो है। देखो V = IR होता है ओम्स लॉ से, V = IR। यहाँ पे हम लोग को I कैलकुलेट करना है, V/R, V/R। R अगर जीरो है, R अगर जीरो है तो ये करंट इन्फिनाइट आ जाएगा, करंट क्या आ जाएगा, और अच्छे से समझना है अभी। अब यहाँ पे अगर बोलें एक ऐसा सर्किट होता है, एक ऐसा चीज होता है इसमें कि करंट वही रास्ता फॉलो करता है, बहुत ध्यान से सुनना,
करेंट वही रास्ता फॉलो करता है। अगर तुम लोगों को बोले कि मान लो रांची चल गया, कहाँ चल गया? रांची। रांची से आना है कोडरमा, ठीक है? रांची से कहाँ आना है? कोडरमा आना है। अब दो रास्ता है, कितना रास्ता है? दो रास्ता। एक रास्ता में लग रहा है 500 किलोमीटर, एक रास्ता में लग रहा है 500 किलोमीटर, और एक रास्ता में लग रहा है 150 किलोमीटर। कौन सा फॉलो करोगे? 150 किलोमीटर वाला फॉलो करोगे। वही करंट फ्लो करता है, वही जो शॉर्टेस्ट पाथ लगता है। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, वो रास्ता में जाना वो नहीं चाहेगा, वो रास्ता में जाना नहीं चाहेगा, वो रास्ता में जाना नहीं चाहेगा, ठीक है? और जहाँ रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, जहाँ मीटर है वहाँ कम है, जहाँ मीटर है वहाँ उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, वेरी लो है, 0 के आसपास, ठीक है? तो क्या करेगा? इस रास्ता को फॉलो कर देगा। करंट ऐसे जा रहा है ना, इस रास्ता को फॉलो कर देगा। जहाँ नापना है वहाँ गया ही नहीं, जहाँ नापना है वहाँ गया ही नहीं, तो नाप पाओगे इधर क्या है जो उधर का निकलेगा। और यहाँ से दिक्कत क्या है सो देखो, हमको मान लो यहाँ नापना था, ठीक है? यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा। अब अगर इसका नापना था, मान लो 12 ओम लगा है, यहाँ 15 ओम लगा है, यहाँ 18 ओम लगा है, ठीक है? और यहाँ तो मान लो 0 ओम है, तो ये रास्ता फॉलो कर लिया, तो सारा का सारा करंट इसी में आ गया। यहाँ जाता तो कुछ कम जाता, करंट बढ़ रहा था ना, करंट बढ़ रहा था। यहाँ जाता तो कुछ कम जाता करंट, यहाँ जाता कुछ कम जाता, यहाँ जाता कुछ कम जाता, लेकिन सारा का सारा करंट इसी में आ गया, तो इसको बहुत ज़्यादा करंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और ये जल भी सकता है। क्या होगा? जल जाएगा। क्या होगा? इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्योंकि ये ओवरलोड हो गया है, ये ओवरलोड हो गया। क्योंकि हमको मान लेते हैं यहाँ से मान लो 8 एम्पियर जा रहा था, ठीक है? यहाँ मान लो 3 एम्पियर, और ये 4 एम्पियर, 4 3 7 1 एम्पियर। अभी मान लो ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इधर तो करंट बढ़ जा रहा था, करंट बढ़ जा रहा, लेकिन इधर गया ही नहीं, तो सारा का सारा करंट इसी में आ गया, और सारा का सारा करंट इसी में आ गया, मतलब इधर का सर्किट कोई काम का ही नहीं, बाईपास कर दिया। क्या कर दिया? बाईपास। समझ में आया? तो यहाँ से क्या होता है, आमीटर अगर हम लोग पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा? वो जल जाएगा। क्या होगा? जल जाएगा। क्योंकि सारा का सारा करंट आमीटर के साथ फ्लो कर जाएगा, आमीटर के साथ फ्लो कर जाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। और जो करंट वही पाथ फ्लो करता है जो शॉर्टेस्ट पाथ हो। कोई भी आदमी शॉर्टेस्ट पाथ करेगा, अरे डीजल पेट्रोल बचाना है ना, जल्दी घर पहुंचना है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ फ्लो करता है। तो ये इसमें करंट कम है, ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या है इसका? शॉर्टेस्ट पाथ है। रेजिस्टेंस कम है, वो इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वो पाथ को फॉलो कर लेगा, वो पाथ को। समझ में आया? इसीलिए हम लोग इसको पैरेलल में नहीं लगाते हैं। पैरेलल में नया चीज़ मिला ना, ये बताए थे उस दिन, तो हर बार नया मिलेगा कुछ ना कुछ। समझ? ये क्वेश्चन पूछता है वाई आमीटर इज नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बोलना कुछ सर्किट को बाईपास कर देता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो है। रेजिस्टेंस क्या है? उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस आमीटर का बहुत लो होता है, बहुत लो होता है, ठीक है? तो सारा का सारा करंट उसी से फ्लो कर जाता है, सारा का सारा करंट, और उसी से अगर सब जाएगा क्या होगा? ज़्यादा बर्न आउट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो जो हम लोग मेजर करना था तो गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। समझ में? तो ये हम लोग पढ़े आमीटर के बारे में। तो आमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में करेंगे। क्यों करेंगे पता चला? सीरीज में करेंगे तो सीरीज में करंट सेम रहता, वही तो मेजर करना था, लेकिन पैरेलल में करंट अलग अलग होता। ये जो यहाँ से फ्लो कर रहा था वही करंट हम लोग आ जाएगा पूरा सर्किट में, आमीटर के पास वही करंट आमीटर के पास आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? पता है ना क्या रहता है? एलईडी बल्ब जो छोटा छोटा रेड रेड रहता है वो सब सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में क्या दिक्कत है पता है? सीरीज में क्या दिक्कत है सर? अगर सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है ना, देखो बच्चा, सीरीज में लगा है, ठीक है? यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। अब मान लो ये खराब हो गया, ये क्या हो गया? तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, मतलब ये खराब हो तो आगे कुछ भी नहीं जलेगा, खराब नहीं हो जाएगा। हाँ, घर में पैरेलल रहता है, मान लो बल्ब खराब हुआ तो सिर्फ बल्ब नहीं जलेगा, बाकी सब जलते रहे चलते रहे,
लेकिन सीरीज में एक खराब हो गया तो सब बंद पड़ जाएगा। क्या बंद पड़ जाएगा? सभी बंद हो जाएगा। तो वहाँ क्या करो, उसको उस बल्ब को हटा दो, डायरेक्ट तार जोड़ दो, तो कनेक्शन आ गया, बाकी सब जलने लगे। तो वही हम चेक कर रहे थे, एक कहीं ख़राब था, ऐसे ऐसे चेक करें, हाथ में टच हो गया, सब मोड़ के रख दिए। एमीटर से क्या मेजर करते हैं? जल्दी बोलो। एमीटर को कैसे कनेक्शन करेंगे? सीरीज में। पैरेलल में क्यों नहीं करेंगे? ज़्यादा करंट उसी से फ्लो कर जाएगा, वो जल जाएगा, क्योंकि करंट शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है। समझ में आया? लेकिन सक्सेस के लिए कोई शॉर्टेस्ट नहीं है, उसमें पूरा मेहनत करो। देख रहे हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको समझने के पहले एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है? जैसे दो टैंक है, ठीक है? वाटर टैंक, क्या है? वाटर टैंक। दोनों में पानी सेम लेवल भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? सेम लेवल तक पानी भरा हुआ है, ठीक है? कहाँ भरा हुआ है? कितना भरा हुआ है? सेम लेवल तक। अब यहाँ से एक पाइप लगा दिए और इसमें कर रहे हैं ट्रांसफ़र। पाइप लगा दिए, थोड़ा पाइप गड़बड़ हो गया, पाइप लगा दिए, पानी इसमें से उसमें जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि लेवल सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा तभी जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस होगा, पानी बराबर है तो किस में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब क्या करो, इसका लेवल कम कर दो, इसका लेवल कम कर दो, तो अब क्या होगा? पानी फ्लो करेगा, अगर हम लोग एक्सटर्नल कुछ लगाए तो, ठीक है? तो डिफरेंस रहता है। यहाँ क्या वाटर लेवल में क्या है? डिफरेंस है। वाटर लेवल में क्या है? डिफरेंस रहता है, तभी पानी यहाँ फ्लो करा। उसी तरह यहाँ पे है, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट में है, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट में है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तभी करंट फ्लो करेगा, तभी करंट फ्लो करेगा। आया समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? कहीं भी पोटेंशियल ज़्यादा है, कहीं भी पोटेंशियल कहीं पे कम है, तो हायर से लोअर की ओर जाएगा। अरे कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे जाता है ना, हाई से लो जाता है। पानी ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, नीचे से ऊपर के लिए हम लोग को मोटर लगाना पड़ता है, ठीक है? तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक बात समझना, किसी आदमी को अगर करंट लगता है तो बोलता है कि इसको सब खून टान लिया और छोड़ दिया बाद में। क्या किया पता है? क्या किया पता है? पोटेंशियल को बराबर किया। जितना वो तार में पोटेंशियल था उतना उस बॉडी में ट्रांसफ़र किया। जब पोटेंशियल बराबर हो गया, अब कोई काम का नहीं, अब कोई काम का नहीं, छोड़ दिया उसको। क्या किया? ठीक है, पोटेंशियल बराबर हो गया तो उसको छोड़ दिया। जब तक पोटेंशियल, तो वो तुम लोग को करंट नहीं मार रहा है, करंट वो तो अपना लॉ फॉलो कर रहा है कि जितना मेरे पास है उतना हम तुमको दे देंगे, जितना मेरे पास है उतना तुमको दे देंगे। तो वो पोटेंशियल को इक्वेट कर रहा है। क्या कर रहा है? अब जब तक इक्वेट हो गया तो उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसके बाद उसको, समझ में आया? तो हम लोग देखते हैं सर्किट में, सर्किट में देखते हैं, ये सर्किट है, यहाँ वोल्टेज है, क्या है? वोल्टेज। अभी यहाँ पे स्विच नहीं दिए हैं, स्विच मतलब ओपन है, क्या है? ओपन है, ठीक है? मान लेते हैं ये 12 वोल्ट है, वोल्ट मतलब इसका यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट 12 वोल्ट है। अभी स्विच नहीं दिए हैं, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। मान लो स्विच दे दिए हैं, यहाँ कम था ना, तो क्या होगा? हायर से लो की तरफ जाएगा, हायर के से लो की तरफ जाएगा। तो वही होता है। मान लेते हैं यहाँ वोल्टेज अभी तो 0 है, अगर नहीं दिए तो हायर से लोअर की ओर
उसको बराबर करना चाहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस है तो फ्लो करेगा करंट, क्या होगा? तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो करंट फ्लो नहीं करेगा, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस मतलब दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए, ठीक है, आए समझ में? लेकिन इसका डिफरेंस, इसका डिफिनेशन थोड़ा अलग तरह का है, डिफिनेशन क्या है? अलग तरह का है। तो देखो ये सर्किट है, सर्किट मतलब जिसमें कंपोनेंट लगा हो, जिसमें कंपोनेंट लगा हो, ये वोल्टेज, इसको अभी कंडक्टर को पूरा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, पूरा लंबा करके बनाते हैं, ठीक है, कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होगा? चार्ज होगा, क्या होगा? चार्ज होगा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, ये तो मूव करेगा, यहाँ वोल्टेज देंगे वही तो मूव करेगा। इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है तो कुछ काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो वही इसका डिफिनेशन होता है, ये डिफिनेशन है, क्या डिफिनेशन है? कितना वर्क डन करना पड़ा एक चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। आया समझ में? आया समझ में बच्चा? इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। वर्क क्या है? तो इसको एक तरह से इस तरह भी लिखता है, पोटेंशियल जो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा और उसमें कंफ्यूज करेगा, क्या करेगा? कंफ्यूज। वर्क, वर्क एक तरह का तो एनर्जी ही है, तो वर्क के जगह क्या लिख देगा पता है? एनर्जी लिख देगा, क्या लिख देगा? एनर्जी, एनर्जी बटा चार्ज, एनर्जी बटा चार्ज। तो ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला और डिफिनेशन, फॉर्मूला और डिफिनेशन। अब समझ लो, पोटेंशियल का यूनिट क्या? वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट क्या? पोटेंशियल का यूनिट क्या? वोल्ट। वर्क का जूल, वर्क का जूल, और चार्ज का कूलम, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग एक डिफिनेशन निकाल सकता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट क्या होता है? अगर 1 जूल वर्क किया गया, कितना वर्क किया गया? 1 जूल वर्क किया गया 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो जो वोल्टेज होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा, वोल्टेज होगा। फॉर्मूला से इसका बनता है डिफिनेशन, व्हाट इज 1 वोल्ट? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आई समझ में? अब जो वोल्ट को मेजर करते हैं वो वोल्ट मीटर से करते हैं, वोल्ट। एनर्जी, एनर्जी मीटर एक होता है, ठीक है, और एक होता है पावर, उसको वाट मीटर से करते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। एनर्जी मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया 1 वोल्ट, इसको लिखेंगे 1 वोल्ट, 1 जूल और 1 कूलम, 1 कूलम। तो इसको डिफिनेशन लिख के आओगे, व्हाट डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। समझ में आया? तो आज क्या क्या समझ में आया? कुछ आया समझ में? ओम्स लॉ। तो यहाँ पे सर्किट में वोल्टेज होता है और करंट होता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन है वही है ओम्स लॉ। वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है वही है ओम्स लॉ। अब देखेंगे कि रिलेशन क्या है। ओम्स लॉ states that electric current in a circuit
in a circuit is directly proportional to the applied potential difference across two ends of the conductor, two ends of the conductor, and temperature remains the same. Temperature remains the same. तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज पे जो करंट है, करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल टू आएगा और आई को डिवाइड में कर देते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट है उसको हम लोग लिखेंगे आर से। कैसे इसे लिखेंगे? कांस्टेंट है आर। तो यार क्या है? ये जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को कहा गया है रेजिस्टेंस। क्या कहा गया है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, लिमिट करता है। और रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? रेजिस्टर्स प्रोवाइड करता है। रेजिस्टर एक डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब हम लोग रेजिस्टेंस का डिफिनेशन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो करंट को रेजिस्ट करता है, करंट को रेजिस्ट करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो कि करंट को रेजिस्ट करता है, उसको कम करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी of the conductor which resist the flow of electric current through the conductor, ये क्या है? कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। हम लोग देखें V/I R होता है और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। तो 1 ओम लिखते हैं, 1 ओम। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, यहाँ लिखते हैं 1 वोल्ट। और करंट का यूनिट होता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब 1 ओम क्या होता है? 1 ओम क्या होता है? अगर सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट जो फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर के बराबर कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम के बराबर होगा। तो हम लोग डिफिनेशन देखते हैं 1 ओम क्या होता है। वन ओम क्या होता है? अगर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर है और जो करंट को आई से दिखाते हैं, करंट अगर 1 एम्पियर है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम के बराबर होगा। इसका डिफिनेशन है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस
across the two ends of the conductor is 1 volt and current flowing through the circuit is 1 ampere, then the resistance will be 1 ohm. Then the resistance will be 1 ohm. तो ये डिफिनेशन है रेजिस्टेंस का। हम लोग ओम्स लॉ का ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ में जो ग्राफ है ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ होता है ये लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर ग्राफ है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उसी तरह करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। अब हम लोग देखते हैं V = IR, ये किस फॉर्मूला से आया? ओम्स लॉ से। किससे आया? ओम्स लॉ। जैसे कि यहाँ पे होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कांस्टेंट हटाएं इक्वल के बदले R और I, इसको चेंज किए तो आया IR। क्या आया? V = IR। ये क्या है? ओम्स लॉ है। ये क्या है? ओम्स लॉ। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, अगर V यहाँ रहा, I नीचे और ये R और I का इन्वर्स रिलेशन है, तो करंट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट किससे रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है करंट का रेजिस्टेंस से। अब हम लोग देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए हम लोग को करंट का वैल्यू को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट में बिना वोल्टेज को चेंज नहीं करना है, लेकिन करंट का वैल्यू को चेंज करना है। तो इसके लिए कंपोनेंट यूज होता है सर्किट में। क्या यूज होता है? कंपोनेंट, या बोल सकते हैं डिवाइस। ये डिवाइस कौन सा है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। या डिवाइस को बोल सकते हैं रिहोस्टेट एक डिवाइस है जिसका डायग्राम होता है, सिंबल ऐसे, और वेरिएबल रेजिस्टेंस किस तरह होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे। तो ये रिहोस्टेट का या वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये हम लोग देखें ओम्स लॉ के बारे में। और ओम्स लॉ में अगर गुड कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर? गुड कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। अगर बैड कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। और इंसुलेटर जिसमें करंट पास नहीं होता है, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस यानी करंट को रोकने वाला, करंट को जो रोक रहा है वो कम है,
तो गुड कंडक्टर है, करंट आसानी से पास होगा। तो ये हम लोग देखें ओम्स लॉ के बारे में। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है और आज के लिए होमवर्क है, ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और रेजिस्टेंस का वैल्यू को कौन सा मीटर से मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या मीटर को यूज करते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका टॉपिक है रेजिस्टर्स के बारे में, तो रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन और रेजिस्टर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते। सबसे पहले समझेंगे रेजिस्टर्स क्या होता है, रेजिस्टर्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे रेजिस्टर्स क्या होता है। तो रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर सर्किट में एक कंपोनेंट है। क्या है, एक सर्किट में क्या है, एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या करता है, जो करंट फ्लो कर रहा है ना सर्किट में, करंट जो फ्लो कर रहा है ना, उस करंट को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मतलब उसको लिमिट करता है। क्या करता है, कम करने का कोशिश करता है। क्या करता है, कम करता है। रेजिस्ट मतलब रेजिस्टर जो है वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, रेजिस्टर्स इज ए component which resist को और क्या लिख सकते हैं, लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को लिमिट करता है। ठीक है, करंट के फ्लो को लिमिट करता है। अब इसका हम लोग देखेंगे सिंबल क्या है, सिंबल। तो रेजिस्टर्स को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, इधर प्लस जाएगा इधर माइनस, और इसको दिखाएंगे आर से। किस चीज से दिखाएंगे, आर से। अब रेजिस्टर्स जो है इसका काम है करंट को लिमिट करना, यानी रेजिस्टेंस देना, रेजिस्टेंस प्रदान करना। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रदान करना। तो ये जो रेजिस्टर है, तो इसको मेजर कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस के वैल्यू को मेजर कैसे करते हैं। रेजिस्टर्स के वैल्यू को मेजर करते हैं ओम मीटर से। किससे करते हैं, ओम मीटर। और इसका जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस का जो यूनिट, क्या बोल रहे हैं, यूनिट बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, और इसको दिखाते हैं कैसे, इस तरह से दिखाते हैं, हेडफोन जैसा। कैसा, हेडफोन जैसा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, हेडफोन के जैसा दिखाते हैं। ये किसका सिंबल है, ओम का। किसका सिंबल है, जैसे हम लोग वैल्यू लिखें 10 ओम, इससे पता चल जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू है। किसका है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब हम लोग बेसिक्स पढ़ लिए, रेजिस्टर्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टर का जो वैल्यू है रेजिस्टेंस, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे ये आर बोले ना, आर,
ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस depends on these factors डायरेक्ट इससे क्वेश्चन रहता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल भी बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये कंडक्टर का लेंथ है, ठीक है, कंडक्टर का लेंथ एल है, क्या है, लेंथ एल है। और एक और कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ है 2l, क्या है, 2l, मतलब लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, क्या करें, लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा देखना कि अगर बहुत लंबा तार है, बहुत लंबा तार है, तो करंट कम हो जाएगा, करंट क्या होगा, थोड़ा एकदम कम लाल लाल जलेगा बल्ब में, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे पता चलता है कि कंडक्टर का अगर लेंथ ज़्यादा है, कंडक्टर मतलब तार, तार का अगर लंबाई ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, लेंथ पे, मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जो कंडक्टर का लेंथ है ना, जितना लंबा तार रहेगा उतना रेजिस्टेंस उसका बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है। अगर तार लंबा होते जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस, कंडक्टर का अगर लेंथ बढ़ते गया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर, बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। जितना भी कंडक्टर है उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, अपना रेजिस्टेंस होता है। तो एक कंडक्टर का लेंथ है, अपना रेजिस्टेंस है, लेंथ अगर बढ़ गया या घट गया, ठीक है, लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया या घट गया, तो रेजिस्टेंस भी बढ़े या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो लेंथ अगर बढ़ते जा रहा है तो देखना बहुत लंबा तार है, यहाँ से तेरा घर तक एक तार ले जाएं, ठीक है, और फिर यहाँ बल्ब जलाएंगे तो जल ही नहीं पाएगा, मतलब जलेगा भी तो थोड़ा सा जलेगा, ठीक है। ये डीसी का बात करें, डीसी करंट का, जो बैटरी से होता है उसको बोलते हैं डीसी। और ये जो चल रहा है ना पावर प्लांट से जो आता है वो एसी करंट है, क्या है, एसी। तो डीसी हम बताएंगे डिफरेंस, अभी वो पढ़ना है क्लास 11-12 में, ठीक है। डीसी करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट और एसी करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, समझा। तो डीसी करंट थोड़ा सा समझो, डीसी करंट जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, क्या होता है, कांस्टेंट, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, चलेगा तो पूरा चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। लेकिन एसी का ग्राफ जो होता है वो साइनोसोडल होता है, क्या होता है, साइनोसोडल, ठीक है, साइन का ग्राफ है, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो देखो, तो इतना समझ में आया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा समझना, दूसरा ये है कि अगर एक वायर है, क्या है, वायर, अब देखो अगर मान लो जा रहे हो शॉप में वायर लेने, तो क्या होता है पता है, वहाँ पूछेगा किस चीज़ के लिए वायर ले रहे हो, नॉर्मल बल्ब जलाने के लिए ले रहे हो या मोटर ही सब के लिए ले रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पता करना होगा, वो अनुमान लगा के बताएगा तुमको। तो मोटा और पतला में क्या अंतर है, मोटा और पतला में क्या अंतर, देखो जो रेजिस्टेंस होता है इन्वर्स रिलेशन है एरिया पे, इन्वर्स रिलेशन है एरिया, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या क्रॉस सेक्शन है, यानी क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है मतलब मोटा तार है, क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो मोटा तार है। और अगर इसका इन्वर्स रिलेशन है, क्या है, अगर तार मोटा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, ज़्यादा है, डिवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा है, ये क्या वैल्यू आएगा, कम आएगा। तो अगर मोटा तार है तो कम रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, करंट को कम रोकेगा, करंट को कम रोकेगा। इसलिए मोटर वगैरह में हम लोग लेते हैं तो मोटा तार रखा जाता है ताकि करंट को कम रोके, समझ में आया, करंट को, और उसको जो मोटर को ज़्यादा करंट चाहिए तो करंट ज़्यादा रोक ही देगा, तो फिर दिक्कत। तो दो चीज़ पे समझ में आया कि लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दो चीज़ समझ में आया, लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तीसरा एक चीज़ और है, तीसरा एक चीज़ और है, वो समझना है। फॉर्मूला तो यही आता है, आर डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तीसरा डिपेंड करता है वो जो कंडक्टर है किस मटेरियल से बना है, किस मटेरियल से। जैसे कॉपर का मटेरियल से बना, आयरन का मटेरियल से बना, तो जिस मटेरियल से बना उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो दूसरा क्या लिखेंगे, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। 3 फैक्टर्स देखा, 3 फैक्टर्स। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, यहाँ से क्या बनता है, एक फॉर्मूला, यहाँ तक लिख लो। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पे था। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया पे है। दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बटा एरिया, लेंथ बटा एरिया। एरिया किसका, क्रॉस सेक्शन का, किसका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये प्रोपोर्शनल है, इसको हटाएंगे, क्या करेंगे, इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, एक इक्वल टू आएगा और एक क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये जो को आर है इक्वल टू आया, और यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे आर एच वो, क्या पढ़ेंगे, आर एच वो पढ़ेंगे, लेकिन है क्या ये अभी बताते हैं। रो एल बाई ए, रो एल बाई क्या हो गया, रो एल बाई, और इसको पढ़ते रो हैं, इसको पढ़ते रो हैं, लेकिन ये है क्या, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस मत बोल देना, रेजिस्टेंस इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, कभी कभी दे देता है बच्चा, कंफ्यूज होता है। उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे ये जो रो है ना, इसका यूनिट कैसे निकलेगा। ये जो रो है इसका यूनिट क्या है, क्या है, यूनिट हम लोग रटेंगे नहीं, यूनिट निकाल के देखेंगे, क्या करेंगे, देखो। अब यहाँ इसको मिटा देते हैं, ये देखो आर बराबर क्या लिखे थे, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। यहाँ से रो को एक तरफ रखते हैं, रो को, रो का ही तो यूनिट निकालना है, रो का ही यूनिट निकालना है। यहाँ लिख दें यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से रो निकालना है, रो को रखें, आर है, एरिया डिवाइड में है, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई में, और एल मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया तो डिवाइड में। अब यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट होता है ओम, होता है रेजिस्टेंस का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट, बहुत बढ़िया। एरिया का ऐसा यूनिट, एरिया का सेंटीमीटर, तो ऐसा यूनिट में मीटर स्क्वायर, क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। लंबाई का मीटर, लंबाई का लेंथ लंबाई। अब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 2 है ना यहाँ, 1 यहाँ, 1 मीटर कट गया, क्या बच गया, ओम मीटर, क्या बच गया, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर। समझ में आया। रो को क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हम लोग देखें किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आए समझ में। चलो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। बोलो, रेजिस्टिविटी का फंक्शन क्या है। रेजिस्टिविटी एक तरह का मटेरियल का प्रॉपर्टी है, क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। वो एक कांस्टेंट आया ना, तो मटेरियल का ही प्रॉपर्टी है।
सभी कंडक्टर का, यहाँ एक चीज़ देखना, सभी कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टिविटी आएगा। क्या आएगा? अलग अलग रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, तो वही तो पता चलता है कि जब अलग अलग है तो कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी वही तो है, क्योंकि हर एक कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टिविटी है। आए समझ में? अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टर्स को सीरीज में भी कनेक्ट किया जाता है और पैरेलल में भी कनेक्ट किया जाता है। तो देखेंगे सीरीज में और पैरेलल में। सबसे पहले रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है, और इससे डिफरेंट फॉर्मूला देखेंगे और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी देखेंगे, कैसे ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ लेते हैं, ये रेजिस्टर है और ये पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ भी है, वोल्टेज देने से करंट फ्लो करेगा और यही करंट सभी में जा रहा है, यही करंट। तो ये हो गया R1 R2 R3, सेम करंट आई जा रहा। तो यहाँ से याद रखना है कि जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट, उसमें जो करंट का वैल्यू सेम फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? तो करंट सेम हो गया, करंट क्या हो गया? तो वोल्टेज सभी रेजिस्टर्स के पास अलग अलग होगा। फिर से सुनो, इस रेजिस्टर्स के पास अलग वोल्टेज होगा, इसके पास अलग वोल्टेज होगा, इसके पास अलग वोल्टेज होगा, और सभी वोल्टेज को जोड़ेंगे इस वोल्टेज के बराबर आएगा, टोटल वोल्टेज के बराबर। जैसे इसका वोल्टेज लिखते हैं V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3। अब तीनों वोल्टेज को जोड़ें, ये टोटल है, ये क्या है? टोटल। तो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहाँ से एक चीज़ देखे होंगे, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, इक्वल टू IR। तो अब यहाँ देखो, टोटल में V इक्वल टू IR पुट कर दें, ये R क्या है? टोटल है, इक्विवेलेंट है। V1 में क्या लिख सकते हैं? IR1, ये क्या है? V1 है, यहाँ लिख सकते हैं IR1। उसी तरह IR2, IR3, I कॉमन ले लो, सभी में सेम है, I कॉमन, यहाँ बच गया R1, R2, R3, और यहाँ I, R इक्विवेलेंट, I दोनों में सेम है, कट गया, I क्या है? सेम है, तो कट गया। अब क्या बन गया? R इक्विवेलेंट सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। जितना रेजिस्टेंस रहेगा सबको जोड़ देंगे, जितना रेजिस्टेंस रहेगा सीरीज में सबको जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? अलग अलग है। अगर सेम रहा तो क्या होगा? देखो, R इक्विवेलेंट जो है, मान लेते हैं 3 रेजिस्टर्स, क्या मान लेते हैं? 3 रेजिस्टर्स। तो ये भी R, ये भी R, ये भी R। ठीक है, तो कितना है? 3R, 1R, 2R, 3R, R इक्विवेलेंट। यहाँ 3 रेजिस्टर्स था, कितना रेजिस्टर्स था? 3 रेजिस्टर्स, तो 3 आया, कितना आया? 3। अगर ये N रेजिस्टर्स रहे तो कितना आएगा? N। और R क्या है? ये जो वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है। अब इससे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। अगर N बराबर 10 है, N कितना है? 10 है, मतलब 10 रेजिस्टर्स है। कितना रेजिस्टर्स है? 10। और एक जो रेजिस्टर्स है, इसका वैल्यू 2 ओम है, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना होगा? लगाएंगे NR, N कितना? 10, और ये 2, 20, कितना आ जाएगा? 20। आए समझ में? तो ये हम लोग देखें सीरीज का, किसका देखें? सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टर्स को जब सीरीज में कनेक्ट किया गया है। आए समझ में? अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, चलो इसको लिख। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स।
तो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? पैरेलल में। पैरेलल में कहने का मतलब है यहाँ से जो करंट जा रहा है, वोल्टेज देने से करंट जाएगा, और करंट सेम नहीं है, हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट आ गया। क्या आ गया? यही करंट अलग अलग में टूट गया। ठीक है, इसमें कुछ चला गया, इसमें कुछ, इसमें कुछ, तीनों को जोड़ेंगे तो करंट टोटल के बराबर आएगा। किसके बराबर? करंट टोटल के बराबर। तो यहाँ लिख दें I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I बराबर यहाँ क्या होता है? V इक्वल टू IR। I निकाल दें तो आ जाएगा V बाई R। ठीक है, V बाई R। तो यहाँ पुट करते हैं I बराबर V बाई R, और R है इक्विवेलेंट। क्या है? इक्विवेलेंट मतलब टोटल R। इस सर्किट में टोटल R कितना होगा? I1, ये I1, ये R1 है। यहाँ V सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज में करंट सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज, यहाँ बोलेगा वोल्टेज तो यही वाला बता देंगे। पैरेलल में वोल्टेज सबके पास सेम आएगा, करंट अलग अलग आएगा, करंट अलग अलग आएगा। तो सिर्फ एक याद रखना है, सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में वोल्टेज सेम। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। ठीक है, चलो तो यहाँ पे I1 कितना आ जाएगा? V बाई R1, V बाई R1। वोल्टेज सेम रहता है, V बाई R2, V बाई R3। V कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? V कॉमन, तो V कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बाई R इक्विवेलेंट। V कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, 1 बाई R3। आए समझ में? अब यहाँ से अगर हम दो रेजिस्टर्स का निकाल के देखें डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या निकालेंगे? दो रेजिस्टर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला निकालें तो कैसे आएगा? ये देखो, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? R1 इंटू R2, अलग अलग क्वांटिटी है, R1 इंटू R2, R1 तो यहाँ बचेगा R2, यहाँ R2 है तो यहाँ आएगा R1, ये 1 बाई R इक्विवेलेंट। इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और इसका भी उल्टा, और नीचे आ जाएगा ऊपर वाला R1 प्लस R2। ये समझ में आया? ये अगर दो रेजिस्टर्स रहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, R1 R2 जो दोनों दिया है गुना कर देंगे, और जो दिया है उसको दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड में दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, पहले दोनों को गुना कर देंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे। सिर्फ दो रेजिस्टर्स में लगाना, दो दो करके चेंज करते जाना। ठीक है, एक फॉर्मूला और बनता है, एक फॉर्मूला इस पैरेलल में और बनता है। वो कौन सा केस है? बोलो बोलो। पैरेलल का एक फॉर्मूला और बनता है जब सभी वैल्यू सेम है, जब सभी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से देखते हैं सभी वैल्यू जब कर दें सेम। अब पैरेलल सर्किट में अगर दोनों रेजिस्टर्स, जितना भी रेजिस्टर्स है, सभी का वैल्यू सेम हो, कितना हो? सेम। जैसे ये पैरेलल सर्किट है, ये पैरेलल सर्किट है, सभी का वैल्यू लेते हैं सेम, R R R, यहाँ से करेंट। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या था? 1 बाई R1, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, लेकिन सभी का वैल्यू सेम है। क्या है? सेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 बाई R1, 1 बाई R, सेम है तो सभी जगह R, 1 बाई R, यहाँ 1 बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो R आएगा, कितना आएगा? R 1 1 1 3 आ जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट। इसको करें रेसिप्रोकल तो R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है?
उल्टा हो जाएगा R/3। अगर 3 रजिस्टर्स था तो 3 आया, कितना आया 3। अगर n रजिस्टर्स रहे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/n, और R ही क्या है जो दिया हुआ है, जो गिवन है। जैसे यहाँ देखें इसका वैल्यू दिया हुआ है 18, कितना दिया हुआ है सभी का 18, तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट क्या निकलेगा R इक्विवेलेंट निकलेगा R गिवन और कितना टोटल कितना रजिस्टर्स है, कितना है 3, तो टोटल गिवन है 18/3, कितना आ रहा है 6। आए समझ में, आए समझ में। अब हम लोग दोनों को कंपेयर करके फॉर्मूला लिख देते हैं, सीरीज का और पैरेलल का, ठीक है। तो ये पैरेलल सर्किट है, ये क्या है पैरेलल सर्किट। अब हम लोग देखते हैं कि सीरीज में और पैरेलल में, शॉर्ट में देखते हैं, हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, तो डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं डिफरेंस। सीरीज में करेंट सेम होता है, क्या होता है सीरीज में क्या होता है करेंट सेम, करेंट सेम, और पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। अब इसका उल्टा समझ जाना कि करंट सेम है तो वोल्टेज अलग अलग होगा, यानी टोटल वोल्टेज V1 + V2 + V3। इसी से समझना करंट सेम है तो वोल्टेज अलग अलग होगा, वोल्टेज क्या होगा और वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ वोल्टेज सेम है तो क्या होगा करंट अलग अलग, यानी टोटल करंट किसके बराबर होगा I1 + I2 + I3 के बराबर। आए समझ में। अब इसमें देखेंगे तीसरा नंबर, जो R इक्विवेलेंट होता है वो सभी का सम होता है, सभी का सम होता है। और लास्ट में जब सेम वैल्यू रहे, रेजिस्टेंस का सेम वैल्यू रहे तो क्या हो जाता है R इक्विवेलेंट N R क्या है गिवन है, गिवन जो दिया हुआ है, सो जो R का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2 + 1/R3। और अगर 2 रजिस्टर सिर्फ रहे तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट R इक्विवेलेंट बराबर एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार दोनों को जोड़ दो। आए समझ में। अब फोर्थ पॉइंट है जब पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो तो R इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो जाता है, जब सेम हो तब R जो गिवन है, R जो गिवन है और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स N क्या है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, N क्या है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अब आज के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। आज के लिए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देंगे, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन है सीरीज से, एक क्वेश्चन है सीरीज से। सीरीज में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 100 है, कितना है 100, और एक रेजिस्टर्स का जो वैल्यू है R का ये है 5 ओम, कितना है 5 ओम। तो R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना होगा, R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना होगा, इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेलल से, पैरेलल से ये पैरेलल सर्किट है, इसमें 3 रेजिस्टर्स है, सभी का वैल्यू 99 है, सभी का वैल्यू क्या है 99 है। तो इस केस में R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये पैरेलल सर्किट है, क्या है पैरेलल सर्किट। तो इस केस में R इक्विवेलेंट बताना है, ये ओम है, क्या है ओम। तो आज हम लोग पूरा पढ़े रेजिस्टर्स के बारे में, रेजिस्टर्स का सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन
और रेजिस्टर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज का कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप लोग भी बताइए कैसा क्लास लगा। अच्छा लगा। समझ में आया? हाँ। तो एवरीवन, तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको देखने के पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर होता है इलेक्ट्रिक पावर, ये होता है एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी को वर्क डन भी कहते हैं, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम इलेक्ट्रिक पावर है कि किसी टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ या डिसिपेट हुआ सर्किट में, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका डिफिनेशन है, डिफिनेशन द रेट एट विच the rate at which energy is dissipated or consumed in a circuit, consumed in a circuit is called electric पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, किसी रेट में, किसी टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ, किसी टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब हम लोग यहाँ पहले देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन बटा चार्ज, वर्क डन बटा चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क done to move a unit positive charge from one point to another point is called electric potential। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं, जो वर्क डन होगा V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग पावर को डिराइव करते हैं। पावर जो है वर्क डन, वर्क डन बटा टाइम। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू बाई टाइम। अब यहाँ देखते हैं Q बाई टी, Q बाई टी, इसको लिखा जाता है I इजकल टू क्यू बाई टी, I इजकल टू क्यू बाई टी। तो Q बाई टी की जगह हम लोग I पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, I, तो ये हो जाएगा VI। ये है पावर का फॉर्मूला। पावर का फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया, पावर इजकल टू VI, पावर इजकल टू VI। अब हम लोग देखेंगे कि पावर का जो यूनिट होता है ये होता है वाट। क्या होता है, वाट। वोल्टेज 1 वोल्ट और करंट 1 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि 1 वाट क्या होता है, 1 वाट का डिफिनेशन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 1 वाट। वाट क्या है, पावर का यूनिट है 1 वाट। तो ये हम लोग देखें कि पावर बराबर होता है V इंटू आई। पावर की जगह लिखें 1 वाट, वोल्टेज की जगह 1 वोल्ट और करंट की जगह 1 एम्पियर। तो 1 वाट क्या है, 1 वाट है इट इज द पावर, it is the power consumed by a device,
that carries 1 ampere current and supplied potential difference is 1 वोल्ट। अगर एक सर्किट है, ये क्या है, सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 1 वोल्ट और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर और ये डिवाइस 1 वाट पावर ले रहा है। इसका मतलब है कि सप्लाई वोल्टेज 1 वोल्ट है और करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो जो पावर होगा ये 1 वाट के बराबर होगा। पावर क्या होगा, 1 वाट के बराबर। अब वाट जो है ये स्मॉल यूनिट है। कैसा यूनिट है, स्मॉल यूनिट। तो लार्जर यूनिट क्या है, लार्जर यूनिट है किलोवाट। क्या है, किलोवाट। किलोवाट मीन्स 1000 वाट। तो ये क्या है, लार्जर यूनिट है वाट का। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं इसके आगे। हम लोग जानते हैं कि पावर होता है एनर्जी बाई टाइम, बाई टाइम। तो पावर इंटू टाइम क्या होगा, एनर्जी। एनर्जी क्या होगा, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से पावर का वाट और टाइम का आवर, वाट आवर। ये क्या है, वाट आवर है। तो वाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का। वाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का। अगर इसको हम कौन सा यूनिट लें, बड़ा यूनिट, तो वाट की जगह लिख सकते हैं किलोवाट और आवर की जगह आवर। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर को यूनिट कहा जाता है। इतना यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ। ये कौन सा यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, किलोवाट आवर है। इसको हम लोग चेंज करना होगा जूल में। इसको चेंज करना है किसमें, जूल में चेंज करना है। तो किलो मीन्स 1000 वाट, आवर मीन्स 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, 3600, 2 जीरो और इधर 3 जीरो, 3600, 36 10 टू द पावर 2 और 3 5। इसको अगर अच्छे से लिखें तो 3.6, एक पॉइंट आया, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये इसके बदले पॉइंट बैठ गया और एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 6, ये क्या आ गया, जूल आ गया। क्या आ गया, जूल। ये क्या है, वाट सेकेंड। इसी को कहा जाता है जूल। क्या कहा जाता है, जूल। तो ये क्या है, तो 1 किलो वाट आवर बराबर क्या लिखेंगे, 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये हम लोग देखें पावर के बारे में। अब हम लोग एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछते हैं। रो यानी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट कमेंट बॉक्स में बताना है। रेजिस्टिविटी का यूनिट कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का डिफरेंट फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्मूलाज।
पावर होता है एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी को लिख सकते हैं वर्क डन, वर्क डन बाई टाइम। अब हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू होता है W बाई क्यू। तो W क्या हो जाएगा, W क्या वर्क डन, तो वी क्यू क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा वर्क डन। तो वर्क डन की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे वी क्यू और टाइम का T। Q बाई टी क्या होता है, I इक्वल टू करेंट बराबर होता है Q बाई टी। करेंट क्या होता है, Q बाई टी। तो Q बाई टी की जगह पुट करेंगे करेंट। तो फर्स्ट फॉर्मूला, पावर का फर्स्ट फॉर्मूला V, पावर का फर्स्ट फॉर्मूला VI, फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2। अब देखेंगे इसी से दो फॉर्मूला और निकलेगा। पावर इक्वल टू VI, अब V की जगह क्या पुट कर सकते हैं, IR। ओम्स लॉ से V की जगह पुट कर सकते हैं IR। तो V की जगह पुट करते हैं IR, तो I इंटू आई स्क्वायर R। तो पावर का सेकेंड फॉर्मूला I स्क्वायर R। अब हम लोग देखते हैं पावर होता है VI। अब V की जगह IR पुट कर दिए, I की जगह क्या पुट कर सकते हैं, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। I की जगह पुट कर सकते हैं V और ये R आ जाएगा डिवाइड में। I की जगह एक बार V की जगह पुट करना है, एक बार I की जगह पुट करना है। I की जगह क्या पुट कर सकते हैं, V बाई R, V इंटू V स्क्वायर बाई R। तो ये क्या है, पावर का सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, और ये क्या है, फोर्थ फॉर्मूला। तो ये हम लोग देखें पावर का डिफरेंट फॉर्मूलाज। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का एक लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। हीटिंग इफेक्ट्स, अगर करंट सर्किट में कुछ समय के लिए जाएगा तो वो क्या होगा, रेजिस्टर, कोई भी जो कंपोनेंट है उसको अगर हम लोग कंसिडर करें रेजिस्टर, तो क्या होगा, वो हीट होगा। जैसे कि ये सर्किट है, ये कोई कंपोनेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टर माने हैं, यहाँ वोल्टेज है और करंट फ्लो कर रहा है। तो किसी टाइम तक करंट फ्लो करेगा, किसी ड्यूरेशन तक करंट फ्लो करेगा, और क्यू क्या है, चार्ज है, क्यू क्या है, चार्ज है। ये क्या है, टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग, टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग, कितना देर तक करंट फ्लो कर रहा है, वो टी टाइम तक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पावर बराबर होता है एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन, वर्क डन बाई टाइम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पोटेंशियल होता है वर्क डन बटा चार्ज होता है, वर्क डन बटा चार्ज। यहाँ से वर्क डन क्या निकलेगा, यहाँ से वर्क डन क्या निकलेगा, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। यहाँ पे वर्क डन को पुट करेंगे V इंटू क्यू और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। Q बाई टी क्या होता है, Q बाई टी होता है I। यहाँ I क्या होता है, Q बाई टी। ये पुट किए यहाँ पे, तो पावर आ गया VI, पावर क्या आ गया, VI। अब हम लोग देखेंगे
कि पावर इजकल टू एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी क्या लिख सकते हैं? एनर्जी लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। एनर्जी लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। और पावर क्या आया था? पावर आया था वी आई और ये टी, वी आई टी। यही एनर्जी क्या है? हीट है। यही एनर्जी क्या है? हीट है। अब हम लोग कर सकते हैं ओम्स लॉ से भी क्या होता है? ये होता है आई आर। ये क्या है? ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से। तो v की जगह क्या लिखेंगे? आई आर और ये आई और ये टी। तो आई स्क्वायर आर टी। तो हीट का फॉर्मूला क्या आया? आई स्क्वायर आर टी। हीट का फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर टी। इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहा जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये अभी हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन। तो हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन, अगर हीट होगा तो हीट होने का एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक ओवन में यूज होता है हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल, ये सब में हीटिंग इफेक्ट, हीट होगा तो उसका एप्लीकेशन है। ये सब डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अब हम लोग कुछ और देखते हैं। जो बल्ब होता है, ये बल्ब है, इसमें फिलामेंट यूज किया जाता है। ये क्या है? फिलामेंट। बल्ब में क्या है? फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन से बना होता है। क्या चीज़ से? टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है फिलामेंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तब जाके मेल्ट होगा। बल्ब होता है, इसमें भरा होता है नाइट्रोजन। क्या भरा होता है इस बल्ब में? नाइट्रोजन एंड आर्गन भरा होता है। नाइट्रोजन एंड आर्गन। अब हम लोग देखेंगे फ्यूज के बारे में। फ्यूज क्या है? एक तरह का डिवाइस है, कंपोनेंट है, जो सर्किट में सीरीज में लगा रहता है। फ्यूज सर्किट के सीरीज में लगा रहता है फ्यूज। ये क्या करता है? कोई भी अगर बड़ा डिवाइस है तो उसको हाई करंट से, इसको हाई करंट से बचाता है, हाई करंट से प्रोटेक्ट करता है, हाई करंट से प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लेते हैं ये कोई डिवाइस है, मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर है। क्या है? रेफ्रिजरेटर। इसका अपना करंट का रेटिंग है 5 एम्पियर। कितना रेटिंग है? 5 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं फ्यूज का रेटिंग अपना होता है। जैसे फ्यूज का रेटिंग होता है, फ्यूज का रेटिंग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरह का रेटिंग होता है। अगर कोई भी इसमें से एक रेटिंग ले लें,
इसे 5 एम्पियर। अब इस रेटिंग से अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये क्या होगा, फिलहाल इसका वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो ये जो मेन डिवाइस है मेरा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा हैवी करंट से। तो फ्यूज को लगाते इसीलिए है ताकि हैवी करंट से मेन अप्लायंसेस को बचाया जा सके। अब ये जो फ्यूज होता है ये क्या क्या चीज़ से बना होता है, फ्यूज का वायर क्या क्या चीज़ से बना होता है। आयरन से, लीड से, कॉपर से, और एक क्या है, एल्युमिनियम से। एल्यूमिनियम, ये सबसे फ्यूज का वायर बना होता है। इसको फ्यूज को एक कैटरीज में बंद किया जाता है। कैटरीज में बंद करके फ्यूज को रखा जाता है। इस कैटरीज पोर्सिलिन का बना होता है कैटरीज। तो हम लोग देखें फ्यूज के बारे में, हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में। तो ये टॉपिक लास्ट था इस चैप्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फुल कंप्लीट न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसी चैप्टर से। तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ओम मीटर किस चीज़ का यूनिट है? ओम मीटर किसका यूनिट है? यूनिट किसका है ओम मीटर? ऑप्शन है रेजिस्टेंस, दूसरा है रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस और फोर्थ है करंट। तो इसमें से ऑप्शन में से आंसर बताना है ओम मीटर किसका यूनिट है। थैंक यू। और टॉपिक वाइज देखने के लिए प्लेलिस्ट में सेक्शन दिया होगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और बाकी लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू।